हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और आज के इस वीडियो में हम थर्ड एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, जो है व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, स्पेशली क्लास 11th एंड क्लास 12 सिलेबस विद सम अमेजिंग एनिमेशन, सिमुलेशन एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, दैट इज व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। उसके बाद हमने सेकंड एप्लीकेशन पढ़ा था वेल और वॉल ऑफ डेथ। अब आज के इस वीडियो में हम थर्ड एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। और इसके बाद एक वीडियो में हम पढ़ेंगे कोनिकल पेंडुलम। तो स्टार्ट करते हैं हम व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जो फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़े थे, दैट इज व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद ये थर्ड एप्लीकेशन पढ़े। फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम पढ़े थे व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, उसमें हम पढ़े थे कि जब एक गाड़ी कर्व रोड पे टर्न ले रही है, एक व्हीकल कर्व रोड पे टर्न ले रही है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन इज नॉट अ रिलायबल क्वांटिटी। मतलब हम फ्रिक्शन पे भरोसा नहीं कर सकते, फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होती है। वो डिपेंड करता है रोड की कंडीशन में। अगर रोड वेट है, गीला है, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, या रोड पर ऑयल गिरा है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। ऐसे ही अगर गर्मी का मौसम है, रोड सूखा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है हमको। तो फ्रिक्शन रिलायबल क्वांटिटी नहीं है, हम फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। गाड़ी जब टर्न ले रही है सर्कुलर ट्रैक पे, तो कितनी स्पीड से टर्न लेगी उसके लिए हम फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस है बैंकिंग ऑफ रोड, जो कर्व रोड पे हम करते हैं, और यही पढ़ने वाले हम इस एप्लीकेशन में, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड ओवर इट्स इनर एज एंड मेकिंग सम एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, जब एक कर्व रोड पे व्हीकल टर्न लेती है, तो वो कर्व रोड की जो आउटर एज है उसको हम क्या करते हैं, इनर एज से उठा देते हैं। मतलब इनर एज और आउटर एज एक लेवल में नहीं रहती है, आउटर एज ऊपर रहेगी, इनर एज नीचे रहेगी। तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाती है, वो एंगल को हम थीटा बोलते हैं, और उसको हम एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग एंगल भी बोलते हैं। तो अगर इसको समझना है तो एक और एनिमेशन देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये रेस चालू है, यहाँ पे रेस का ट्रैक है, और ये व्हीकल्स टर्न ले रही है। तो जब व्हीकल्स यहाँ पे टर्न ले रही है कर्व रोड पे, तो ये कर्व रोड के दोनों साइड लेवल में नहीं है। आउटर एज जो बाहर की तरफ वाला साइड है वो उठा हुआ है, और जो अंदर के साइड वाला टर्न है, रोड के इनर एज है, वो नीचे है। तो ये जो आउटर एज को उठाने का प्रोसेस है, इसको ही हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड के लिए आपके टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। ये क्रॉस सेक्शन है, व्हीकल क्या हो रही है, या तो इनसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर जा रही है, स्क्रीन से बाहर आ रही है। ये व्हीकल ढलान नहीं चढ़ रही है, ये इंक्लाइन सरफेस पे ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, ये स्क्रीन के अंदर जा रही है, स्क्रीन के बाहर आ रही है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं क्या है। तो जब ये व्हीकल ये कर्व सरफेस पे टर्न ले रही है, और ये लेफ्ट साइड में टर्न लेने वाली है, जब लेफ्ट साइड में टर्न लेगी तो ये इनर एज हो जाएगा और ये आउटर एज, और ये आउटर एज कुछ हाइट पे है, उठा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब जब ये इनर एज पे टर्न लेगी तो ये कर्व सरफेस, कर्व पाथ डिफाइन कर रही है। ये कर्व सरफेस का आप सर्कल कंप्लीट करोगे और सेंटर बनाओगे, तो सेंटर कुछ यहाँ पे आएगा,
उसको हम सी से पढ़ेंगे, और अगर ये कर्व सरफेस है, सर्कल का एक पार्ट है, तो इसका रेडियस भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि ये जो व्हीकल जा रही है इसका मास है m, m इज द मास ऑफ द व्हीकल, और व्हीकल पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होगा g, जो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करने वाला है। तो वेट ऑफ द व्हीकल क्या हो जाएगा, mg, विच ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट नॉर्मल रिएक्शन है, तो हम न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़े हैं, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये व्हीकल क्या कर रही है, रोड के सरफेस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस कर रही है, तो रोड का सरफेस रिएक्शन करेगा। एक्शन क्या हो गया, वेट के इक्वल फोर्स से व्हीकल रोड के सरफेस को प्रेस कर रही है, तो इस पर रिएक्शन क्या हुआ, अब ये रोड का सरफेस नीचे नहीं मूव हो गया, तो वो रिएक्शन जो करेगा वो इक्वल एंड अपोजिट करेगा। तो ये जो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और ये किसके परपेंडिकुलर है, ये रोड के सरफेस के परपेंडिकुलर। ये जो इंक्लाइन सरफेस देख रहे हो आप यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर है एन, दिस सरफेस, दिस रोड सरफेस, ये रोड सरफेस के परपेंडिकुलर है ये एन। एन का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। उसके बाद थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग, कितने एंगल से आउटर एज को उठाए हैं हम इनर एज को, वो एंगल को हम थीटा बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, थीटा इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड रोड सरफेस, रोड का सरफेस उठा हुआ है, हॉरिजॉन्टल, ये दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम थीटा बोलते हैं, दैट इज एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग एंगल। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं, ज्योमेट्री का कुछ यूज करने वाले हैं। तो ये जो ब्लैक वाली डैश लाइन है उसके पैरेलल रेड वाली डैश लाइन है, और ये जो रोड सरफेस है इंक्लाइन दिख रहा है उसके पैरेलल एक ग्रीन लाइन है। तो यहाँ पे अगर हम इस एंगल को थीटा बोल रहे हैं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। दिस एंगल विल ऑल्सो इक्वल टू थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा हो गया तो एक वर्टिकल लाइन, ये रेड वाली लाइन, तो रेड की डैश लाइन और एक वर्टिकल लाइन, तो ये पूरा एंगल जब आप मेजर करोगे तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल थीटा है। तो फिर ये जो एंगल रहेगा रेड वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन के बीच में, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। अब ये ग्रीन लाइन जो है रोड का सरफेस के पैरेलल है, और ये नॉर्मल रिएक्शन इस पे परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हो ये दोनों ग्रीन लाइन के बीच का एंगल, टोटल एंगल है 90 डिग्री। अब जब ये टोटल एंगल है 90 डिग्री तो उसमें से ये एंगल तो 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आप थीटा प्लस 90 माइनस थीटा करो, ये थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, प्लस थीटा और माइनस थीटा कैंसिल, 90 मिलेगा पूरा एंगल। तो यही से हम यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा रहेगा तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हम इसको थीटा लिखेंगे। अब ये समझ में आ गया डायग्राम में थीटा कैसे आया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही है व्हीकल पे। तो फोर्सेस जो सबसे पहली फोर्स है वो वेट है। वेट mg which is acting in vertically downward direction, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। उसके बाद सेकंड फोर्स जो एक्ट हो रही है वो है नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज कैपिटल N which is always normal to the surface। N जो है सरफेस के नॉर्मल है। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ है। यहाँ पे दो कंपोनेंट देख रहे हो आप, n cos थीटा और n sin थीटा। तो ये समझ लेते हैं कि ये रिजॉल्व कैसे होता है, क्योंकि आगे के बहुत सारे डेरिवेशंस में हमको रिजॉल्व करने आएगा, तो इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये n है नॉर्मल टू द सरफेस,
ये है एक फोर्स N। अब एक वर्टिकल लाइन मैं बनाता हूँ, ये रेड वाली लाइन, और एक ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए एक ब्लू लाइन भी बना देता हूँ। अब यहाँ पे ये वाला एंगल हम बोल रहे हैं थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, और ये है 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इक्वल साइन के वहां जाएगा, कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब मैं एडजेसेंट साइड का फॉर्मूला लिखूंगा हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा, और यहाँ पे आप ट्रायंगल ये जो देख रहे हो इसमें हाइपोटेनस क्या है, n है, तो यहाँ पे मैं n cos थीटा लिख दिया। n cos थीटा मतलब एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब ये रेड वाली जो लाइन देख रहे हो आप, दिस साइड इज एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड किसके इक्वल आ गया है, n cos थीटा, तो मैं यहाँ पे n cos थीटा लिख लेता हूँ। अब ऐसे यही ट्रायंगल में मैं साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करता हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये फॉर्मूले से हम अपोजिट साइड का फॉर्मूला बना लेते हैं। हाइपोटेनस इक्वल साइन के वहां पे जाएगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, और हाइपोटेनस इज नथिंग बट n, तो ये n साइन थीटा हो गया। मतलब ये जो ब्लू लाइन दिख रहे हो, दिस इज अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड किसके इक्वल है, n साइन थीटा के, तो यहाँ पे हम n साइन थीटा लिख लेते हैं। अब ये जो वेक्टर है, ये इसका एक इक्वल वेक्टर बना लेते हैं, बट कहां से, ये पॉइंट से। तीनों वेक्टर एक साथ निकलेगा, तीनों वेक्टर एक साथ ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और ये जो नीचे ब्लू लाइन है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों वेक्टर इक्वल रहेगा। तो अगर ऊपर वाली ब्लू लाइन n साइन थीटा है, तो नीचे वाली जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, वो भी n साइन थीटा रहेगा। और यही कुछ आप देख रहे हो डायग्राम में। डायग्राम में n cos थीटा एडजेसेंट साइड है, n साइन थीटा अपोजिट साइड है, राइट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये दो कंपोनेंट्स है n के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से, n cos थीटा और n sin थीटा। n cos थीटा का ओरिएंटेशन क्या है, वर्टिकल, तो हम लिखेंगे n cos थीटा इज द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में है ये कौन सी फोर्स है, n cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है n sin थीटा, और ये टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट हो रही है। तो आई होप तुमको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब आगे का स्टार्ट करते हैं, हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आपका डायग्राम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो n cos थीटा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये व्हीकल ना अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है ना डाउनवर्ड में, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। तो हम लिख सकते हैं n cos थीटा इज इक्वल टू mg। ऐसे ही व्हीकल क्या हुई, टर्न ली लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर इसके पास फोर्स है n साइन थीटा। और जब व्हीकल टर्न लेती है तो हम एक आउटवर्ड डायरेक्शन में पुल एक्सपीरियंस करते हैं, और ये अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो हम इसको बोलेंगे सेंट्रीफुगल फोर्स, और इसका फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। तो यहाँ पे n साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफुगल फोर्स। ये राइट साइड में सेंट्रीफुगल फोर्स mv² अपॉन r, लेफ्ट साइड में n साइन थीटा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि द कंपोनेंट n साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफुगल फोर्स, एंड सेंट्रीफुगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r, mr ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं n sin थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ये इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, मतलब n sin थीटा अपॉन n cos थीटा mv² r अपॉन mg। तो यहाँ पे m और m क्या होने वाला है, कैंसल होने वाला है, और ये r डिनोमिनेटर में लिख लेंगे हम। तो जब आप m और m को कैंसल करोगे तो अब आपके पास क्या मिल गया, हाँ ये n और n भी कैंसल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा v² अपॉन आर जी।
अब ये जो आरजी है उसको इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और आपको इक्वेशन मिलने वाली है वी स्क्वायर इज इक्वल टू आरजी। और जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिख सकते हो आप, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। और यही स्पीड है आपकी मोस्ट सेफ स्पीड। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना था, स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो ये जो स्पीड हम निकाले, ये जो v का फॉर्मूला निकाले, अब हम इसको vs बोलेंगे, मोस्ट सेफ स्पीड बोलेंगे। vs इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पे अब जब हम बैंक कर लिए तो फ्रिक्शन वाला जो टर्म था म्यू एस वो हट गया है। मतलब विदाउट फ्रिक्शन भी हम टर्न ले सकते हैं अगर रोड बैंक किए हैं तो। और अगर फ्रिक्शन हम निकाल दिए हैं, जो रिलायबल नहीं था, इंक्रीज होता था डिक्रीज होता था, तो वो फैक्टर हम निकाल दिए, यहाँ पे कंसीडर नहीं किए। यही से विदाउट फ्रिक्शन जो हम टर्न ले रहे हैं वो टर्न जो स्पीड से लेंगे, ये वीएस, इसको हम मोस्ट सेफ स्पीड यही से बोल रहे हैं क्योंकि ये फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, आर जी वी स्क्वायर के साथ आ जाएगा डिवीजन में इक्वल साइन के यहाँ, और जब टेन थीटा इक्वल साइन के दूसरी तरफ आएगा तो वो टेन इनवर्स हो जाता है। तो थीटा का फॉर्मूला क्या मिलेगा, टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। दैट थीटा इज नथिंग बट बैंकिंग एंगल और एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एंगल ऑफ बैंकिंग कुछ टर्म्स पे डिपेंड करता है, दैट इज वी स्क्वायर आर एंड जी। वी स्क्वायर क्या है, मोस्ट सेफ स्पीड, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो फॉर्मूला देख रहे हो आप इक्वेशन नंबर 4, दैट इज योर बैंकिंग एंगल और एंगल ऑफ बैंकिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्पीड लिमिट्स। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही स्पीड से हर व्हीकल टर्न ले, है ना। हम कैलकुलेट कर लिए कि vs इज द मोस्ट सेफ स्पीड, बट वो स्पीड हर व्हीकल उससे टर्न ले पॉसिबल नहीं है, स्पीड कम होती है ज्यादा होती है। सपोज मोस्ट सेफ स्पीड हम कैलकुलेट किए हैं 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी कुछ लिमिट है क्या, अगर मैं 40 किया तो टर्न ले पाऊंगा क्या, अगर मैं 30 कर दिया स्पीड तो टर्न ले पाऊंगा क्या, या अगर मैं 20 कर दिया तो टर्न ले पाऊंगा क्या। तो मैं 50 है मोस्ट सेफ स्पीड, बट मैं मोस्ट सेफ स्पीड से हर बार टर्न लेना या हर व्हीकल टर्न ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही से हम क्या करते हैं, स्पीड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर मैं 40 किया, सेफ स्पीड से कम, लोअर लिमिट देखना है, मतलब हमको सेफ स्पीड से नीचे जाना है। तो मैं 40 किया टर्न ले लिया, 30 किया टर्न ले लिया, 20 पे टर्न नहीं ले पा रहा हूँ, मतलब लास्ट है 21। तो मैं बोलूंगा जो लोअर स्पीड लिमिट है वो 21 है। तो यहाँ पे कुछ यही स्पीड का फॉर्मूला हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि लोअर स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेफ स्पीड तो 50 है, बट 40 पे भी टर्न ले पाएंगे क्या, 30 पे भी टर्न ले पाएंगे क्या, 20। तो लोअर कम से कम कितनी स्पीड रखना है। तो लोअर स्पीड के लिए हमको क्या करना है, व्हीकल की स्पीड कम करना है, और लोअर स्पीड को सेफ स्पीड का फॉर्मूला हम देखें स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा है। अब मेरे को स्पीड क्या करना है, कम रखना है। मतलब मैं सेफ स्पीड अगर 50 है तो उससे कम स्पीड रखता हूँ और देखता हूँ कि टर्न ले पाते हैं कि हम v1 की इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं। तो v1 इज ऑलवेज लेस देन vs, क्योंकि हम लोअर स्पीड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, सेफ स्पीड से नीचे आना है। तो जब ये vs से टर्न ले रहा था तो यहाँ पे हम लिख रहे थे vs या v स्क्वायर अपॉन r, है ना, या vs स्क्वायर अपॉन r। अब ये स्पीड जो है vs चेंज करके हम v1 रख दिए, तो ये क्वांटिटी चेंज हो गई। n cos थीटा सेम है, mg वही व्हीकल है, यही से वेट भी वही रहेगा। वेट अगर नहीं चेंज हो रहा है तो n cos थीटा भी नहीं चेंज होगा और n sin थीटा भी नहीं। मतलब ये जो तीनों फोर्सेस है mg, n cos थीटा, n sin थीटा, ये नहीं चेंज हो रही है। बट जब मैं स्पीड कम किया ना, तो ये जो वैल्यू थी सेंट्रीफुगल फोर्स की एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये स्पीड पे डिपेंड थी। तो पहले स्पीड ज्यादा थी, अब स्पीड कम कर दिया, तो ये फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी।
और जब ये फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो ये टर्म की वैल्यू ज्यादा रहेगी इससे। तो हम नेक्स्ट इक्वेशन में क्या लिखते हैं, mv1 स्क्वायर अपॉन आर इज लेस देन n साइन थीटा, मतलब n साइन थीटा की वैल्यू उतनी ही थी बट ये कम हो गई। अगर ये कम हो गई तो ये उससे कम हो गई है। तो अब यहाँ पे व्हीकल को बैलेंस कौन करेगा, ये सब फोर्सेस को बैलेंस कौन करेगा। तो यहाँ पे अब व्हीकल्स को, ये सब फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन आ जाएगा। अब देखो ये n साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा है जो लेफ्ट साइड में एक्ट हो रही है, और राइट साइड में जो फोर्स एक्ट हो रही है वो है mv1 स्क्वायर अपॉन आर, इसकी वैल्यू कम है। राइट साइड में अगर 5 न्यूटन फोर्स है तो लेफ्ट साइड में हो सकता है 10 हो, मतलब 5 से ज्यादा रहेगी। तो व्हीकल कहाँ पे मूव होने वाली है, n साइन थीटा की डायरेक्शन में। और अगर व्हीकल n साइन थीटा की डायरेक्शन में मूव होगी मतलब वो सरकते चले जाएगी, तो इसको कौन होल्ड करके रखेगा, और अगर इसको होल्ड करके रखेगा फ्रिक्शन, तो वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, तो फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुल करेगा। ये जो ढलान है, इंक्लिनेशन है रोड का, इसकी तरफ फ्रिक्शन इसको पुल करके रखेगा। तो यहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगी क्योंकि लेफ्ट साइड वाली फोर्स ज्यादा है। अगर लेफ्ट साइड वाली फोर्स ज्यादा है तो राइट साइड वाली को भी हमको बैलेंस करना है। तो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट होगा, राइट साइड में और रोड के ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे यही से हम लिखेंगे इफ mv1 स्क्वायर r इज लेस देन n sin theta, then the direction of force of static friction, that is Fs, between the road and the tires is directed along the inclination of the road, that is in upward direction. तो यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा और ये फ्रिक्शन क्या करेगा, फोर्सेस को बैलेंस करेगा और व्हीकल टर्न ले पाएगी। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या बोल रहा है ये, along the inclination and in upward direction, this is the direction of friction. तो अब नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन अलोंग द इंक्लिनेशन है, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ। अब फ्रिक्शन को रिजॉल्व करना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे देखो ये एक इंक्लिनेशन है, रोड सरफेस है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है नीचे और ये हॉरिजॉन्टल दोनों पैरेलल है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। और यहां से मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करूंगा, और एडजेसेंट जो साइड है वो हमेशा कोसाइन के टर्म में रहेगा। तो जैसे लास्ट स्लाइड में हम किए थे वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते हो। ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा f cos थीटा और अपोजिट साइड हो जाएगा f sin थीटा, और अपोजिट साइड को हम यहां से बना रहे हैं। तो ये f sin थीटा हो गया, ये f cos थीटा हो गया। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको भी क्या किया, हम रिजॉल्व कर लिए दो कंपोनेंट में। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एफ एस कॉस थीटा है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एफ एस साइन थीटा है। अब यहाँ पे कितनी फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन आने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है दैट इज एफ एस साइन थीटा और एन कॉस थीटा। तो ये दोनों फोर्सेस जो अपवर्ड डायरेक्शन में वो डाउनवर्ड वाले को क्या करेगी, बैलेंस करेगी। मतलब हम लिखेंगे एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। राइट साइड में एक फोर्स थी जो थी एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीफुगल फोर्स जो थी वो राइट साइड में थी, और राइट साइड में एक और फ्रिक्शन का टर्म आ गया दैट इज एफ एस कॉस थीटा। तो ये राइट साइड वाली फोर्स ये लेफ्ट साइड वाली जो फोर्स है इसको बैलेंस करेगी। तो अब हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर प्लस एफ एस कॉस थीटा, जो राइट साइड में फोर्सेस है वो लेफ्ट साइड वाली फोर्स को बैलेंस कर ली। क्योंकि ये वैल्यू कम हो गई थी तो हमको ये एडजस्टमेंट करना था, तो फ्रिक्शन यहाँ पे आ गया और फ्रिक्शन क्या किया, वो इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। प्लस एफ एस कॉस थीटा इक्वल साइन के यहाँ पे आएगा तो माइनस एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू एन साइन थीटा भी वैसे ही है,
प्लस एफ एस कॉस थीटा आके माइनस एफ एस कॉस थीटा होगी। बट वी नो दैट फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस एन। म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो अब एफ एस की जगह हम म्यू एस एन लिख लेते हैं। तो अब इक्वेशन क्या हो गई, एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस म्यू एस एन कॉस थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो अब ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो बैलेंस करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। और एफ एस की जगह क्या लिखने वाले, इंस्टेड ऑफ एफ एस वी विल राइट म्यू एस एन, ये इक्वेशन से। तो यहाँ पे एफ एस की जगह म्यू एस एन लिख लिए। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस म्यू एस एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस एन साइन थीटा। ये जो न्यूमरेटर में देख रहे हो वो इक्वेशन नंबर 1 है और जो डिनोमिनेटर में है वो इक्वेशन नंबर 2 है। हम डिवाइड कर दिए ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 दैट इज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। अब यहाँ पे कुछ कैंसल होगा क्या, तो यहाँ पे m और m कैंसल हो जाएगा। इक्वेशन में लेफ्ट साइड में m और ये m कैंसल हो गया। अब देखो n, राइट साइड में फर्स्ट टर्म में भी n है, सेकंड टर्म में भी n है, डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म में n है। तो हम n को कॉमन निकाल लिए और n भी कैंसल कर देंगे। तो अब इक्वेशन क्या लिखोगे, v1 स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। अब कुछ अरेंजमेंट करना है हमको, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा कॉस थीटा से। तो इक्वेशन में जो राइट साइड में टर्म्स है, न्यूमरेटर को भी हम कॉस थीटा से डिवाइड किए हैं और डिनोमिनेटर को भी कॉस, फिर से कॉस थीटा कैंसिल होगा, ये इक्वेशन मिल जाएगी। बट कैंसिल नहीं करना है, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो दो टर्म है दोनों के साथ कॉस थीटा स्प्लिट होगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी मिलेगा और ये म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा भी मिलेगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी जो टर्म है कॉस थीटा वो दोनों टर्म्स के साथ स्प्लिट होगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा को स्प्लिट कर लेते हैं और आगे का सॉल्व करते हैं। तो जब ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा के साथ जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, फिर माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो म्यू एस के साथ जब म्यू एस कॉस थीटा के साथ जाएगा, ये डिनोमिनेटर वाला कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या बचा है, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मिला है। फिर है म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा लिख लेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर में आर जी है ये इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा और ये पूरे टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। दैट इज v1 स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल करना है, रूट लगाओगे, और ये v1 क्या है, मिनिमम स्पीड है। तो दिस इज द इक्वेशन of minimum possible speed, that is lower speed limit with which vehicle can take turn on bank road। तो स्पीड कम भी किए तो चल जाएगा, बट वो कम करोगे स्पीड तो फिर फ्रिक्शन वाला टर्म आ जाएगा और वो लोअर स्पीड लिमिट फ्रिक्शन पे डिपेंड हो जाएगी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अपर स्पीड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अब अपर स्पीड लिमिट का मतलब क्या है, पहले फर्स्ट केस में मोस्ट सेफ स्पीड में एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये जो राइट साइड में फोर्स है और ये जो लेफ्ट साइड में फोर्स है दोनों इक्वल थी। अब अगर हमको अपर लिमिट कैलकुलेट करना है और सेफ स्पीड थी 50, तो लोअर के लिए मैं ये वैल्यू डिक्रीज किया था, अब अपर के लिए ये वैल्यू
इंक्रीज करेंगे। अब मैं 50 से 60 करूंगा और चेक करूंगा कि मैं टन ले पाता हूँ क्या। 60 से 70 करेंगे, देखेंगे टन ले पाते हैं। तो मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? सेफ तो है 50, मोस्ट सेफ स्पीड अगर हम 50 कंसीडर कर रहे हैं, तो लोअर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए मेरे को 50 से कम करना पड़ा था। अब अपर के लिए 50 से इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब ये v वाला टर्म इंक्रीज हो गया। n cos थीटा mg, ये दोनों बैलेंस, ये सब वैल्यू वही रहेगी, बस m v1 स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू बढ़ गई। अब अगर ये वैल्यू बढ़ गई तो व्हीकल कहाँ पे मूव होने वाली है? टर्न तो है लेफ्ट में, उसको लेना है लेफ्ट टर्न, बट वो अब राइट में जाने वाली है। और जब टर्न लेफ्ट में और गाड़ी राइट में जा रही है तो फिर ये गड़बड़ वाला मामला है, तो इसको राइट में नहीं जाने देना है। तो हम क्या लिखेंगे कि सेफ स्पीड का फॉर्मूला था रूट आर जी टेन थीटा, और अब जो अपर लिमिट है, अपर स्पीड लिमिट V2, उसको बढ़ा दिए है, VS से ज्यादा कर दिए, इंक्रीज कर दिए। तो जब V2 ज्यादा हो जाएगा VS से, तो आर रूट आर जी टेन थीटा से भी ज्यादा हो जाएगा, और फिर एम V2 स्क्वायर अपॉन आर ज्यादा मिलेगा अब एन साइन थीटा। लोअर के लिए ये कम थी सेंट्रीफुगल, अब अपर के लिए ज्यादा है, मतलब जो राइट साइड में फोर्स है वो ज्यादा है। ये राइट साइड में मूव होने लगेगी गाड़ी, तो इसको राइट साइड में मूव होने नहीं देना है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? अब इसको डाउनवर्ड में पुल करेगा और बैलेंस करेगा। ये राइट में मूव होने लगेगी क्योंकि राइट की फोर्स ज्यादा है। तो इसको जो है एम V2 स्क्वायर अपॉन आर, जो वैल्यू बढ़ गई है, ये अब एम V2 स्क्वायर अपॉन आर की डायरेक्शन में मूव होगी, बट हम इसको मूव नहीं होने देंगे। हम मीन्स फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन इसको क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में पुल करके रखेगा। तो अब क्या हो जाएगा? इफ एम V2 स्क्वायर अपॉन आर इज ग्रेटर देन एन साइन थीटा, then the direction of force of static friction, that is Fs, between the road and the tires is directed along the declination of the road, that is downward direction. डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और फिर से हम क्या करने वाले हैं? फ्रिक्शन को रिजॉल्व करेंगे। अब जब ये फ्रिक्शन डाउनवर्ड में मूव हो रहा है, यहाँ पे ये एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये रोड सरफेस है, और फिर ये एक और लाइन है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्लिनेशन की तरफ जा रहा है Fs है, तो जो थीटा से लग के होता है एडजेसेंट साइड होता है, और एडजेसेंट साइड हमेशा कॉस थीटा रहेगा, और अपोजिट जो रहेगा वो साइन थीटा। तो हम अपोजिट को यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, और हम ये वाला जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसको बोलेंगे Fs साइन थीटा। तो अब टोटल कितनी फोर्सेस एक्ट हो रही है? राइट साइड में इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रही थी एम V2 स्क्वायर अपॉन आर, जो ज्यादा थी, तो उसको क्या किया? फ्रिक्शन एडजस्ट किया। फ्रिक्शन जो कम वाली फोर्स थी उसमें ऐड हो गया। तो लेफ्ट साइड में दो फोर्सेस एक्ट हो रही है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगी, लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली। अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड में n cos थीटा है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड वाली फोर्सेस को बैलेंस करेगा। और अब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस एक्ट हो रही है, Fs साइन थीटा प्लस mg। तो ये सब फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेगी, और हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एम V2 स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस Fs cos थीटा, बट Fs इज इक्वल टू म्यू एस एन। तो Fs की जगह मैं क्या लिखूंगा? म्यू एस एन cos थीटा। दिस इज योर इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन जो भी नंबर देना है 1 बोल देते हैं यहाँ। और अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस है, दैट इज mg प्लस Fs साइन थीटा, वो बैलेंस कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन n cos थीटा वाली को। और प्लस Fs साइन थीटा इक्वल साइन के वहां पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और Fs की जगह फिर से हम क्या लिख लेते हैं? म्यू एस एन साइन थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2।
नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, फिर से वही कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। न्यूमरेटर में इक्वेशन 1 है, डिनोमिनेटर में इक्वेशन 2 है। फिर हम क्या करते हैं, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर में इक्वेशन 1 है, डिनोमिनेटर में इक्वेशन 2 है, एम एम कैंसल हो गया। एन न्यूमरेटर इक्वेशन के राइट साइड में भी एन है, दोनों टर्म में कॉमन निकाल लिए। डिनोमिनेटर के दोनों टर्म में भी एन है, कॉमन निकाल लिए। जब कॉमन निकाल लोगे तो आप कैंसल कर दोगे, कैंसल कर दिए। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिल गई, v2 स्क्वायर अपॉन आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस। क्या करेंगे, वैसे ही राइट साइड में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा से। तो v2 स्क्वायर अपॉन आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा दोनों टर्म के साथ स्प्लिट होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और ये म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, म्यू एस बचेगा। तो टेन थीटा प्लस म्यू एस इक्वेशन के राइट साइड में न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में फिर क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, दोनों कॉस थीटा कैंसिल होके 1 बच गया, माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। तो अब आर जी को वहां पे लेके जाते हैं, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो v2 क्या किए हम, इंक्रीज कर दिए थे, तो इंक्रीज कर दिए थे सेफ स्पीड से, तो दिस इज योर मैक्सिमम स्पीड लिमिट। तो ये जो v2 है उसको हम अब vmax बोलेंगे, और ये क्या है, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, दैट इज द अपर स्पीड लिमिट विथ विच व्हीकल कैन टेक टर्न ऑन बैंक रोड। बैंक रोड पे मैक्सिमम आप इतनी स्पीड से टर्न ले सकते हो। अगेन मैक्सिमम स्पीड है, डिपेंड करती है फ्रिक्शन पे, फ्रिक्शन कम होगा ज्यादा होगा तो ये मैक्सिमम स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी। अब हम क्या क्या पढ़े हैं, तो हम लोअर स्पीड लिमिट का फॉर्मूला देखे, दैट इज मिनिमम स्पीड, दैट इज आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। अपर स्पीड लिमिट देखे v2, दैट इज मैक्सिमम v मैक्स, आर जी रूट में है टेन थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ दोनों में, यहाँ पे देखो मिनिमम स्पीड में जो रूट में है बस वहां पे साइन चेंज हो गई, ये माइनस की जगह प्लस आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया, बाकी सब वही है टर्म। अब अगर फ्रिक्शन जीरो कर देते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो मतलब ये म्यू एस जीरो, फ्रिक्शन जीरो मतलब म्यू एस जीरो। जब आप म्यू एस की वैल्यू जीरो पुट करोगे मिनिमम वैल्यू में भी मैक्सिमम वैल्यू में भी, तो आपको क्या मिल जाएगा, म्यू एस, इफ म्यू एस इज जीरो बोथ द इक्वेशन गिव्स अस सेफ स्पीड। तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो सेफ स्पीड रहेगी। दैट्स इट स्टूडेंट, थैंक यू। अब आपके स्क्रीन पर कुछ प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।